हाय एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग। सो हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि टैक्स लायबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज कैसे लगती है। ठीक है, तो हम लोग ने समझा था कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि टैक्स कितना लगेगा और किस तरह कलेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे CGST एक्ट में क्या लिखा है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, एकदम एक्यूरेटली समझेंगे कितना क्या है। ठीक है, कहीं इधर उधर की कोई नॉलेज पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब कहता है ये सबसेक्शन 1 है। कहता है 9 का सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ठीक है, कहता भाई ये जो CGST एक्ट है ना, ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लेट्स से दिस इज जयपुर, तो जयपुर में ही सामान खरीदा गया और जयपुर में ही सामान बेच दिया गया। ठीक है, कहीं बाहर से सामान नहीं आया। ठीक है, लेट्स से गुजरात से सामान नहीं आया। ठीक है ना, एक्सेप्ट, और कहां पे CGST नहीं लगेगा। आप लोग कह रहे होगे कि भाई CGST के साथ SGST भी लगता है, तो वो तब लगता है आप अगर इसके साथ SGST मतलब जिस भी स्टेट में आप सामान सप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का GST एक्ट उठाओगे। लेट्स से आप राजस्थान GST पढ़ रहे हो तो RGST उठाओगे, तो उसमें भी यही चीज लिखी होगी कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक, अब कहां पे नहीं लगना है CGST और SGST, कहां पे नहीं लगना है, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है भाई, ये सीधा यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पशन दे रखा है कि किस जगह पर CGST एक्ट नहीं लगना है। CGST कहां पे बिल्कुल ही नहीं लगेगा, वो है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के पर्पज से जो लिकर बनाई गई है, ठीक है, उस पे CGST एक्ट नहीं लगेगा। कहने का मतलब है अगर इस क्लॉज में अमेंडमेंट अगर करनी है, अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कि एल्कोहलिक लिकर पे GST लगा दिए, तो उसको यहां अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या इस जगह अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो जो हम लोग नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकाल के काउंसिल जो होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, वो सर्कुलर निकालता है, नोटिफिकेशंस निकाल के कई चीजें लागू करवा देता है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पूरा उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक संसद की बैठक बैठानी पड़ेगी, पार्लियामेंट की बैठक बैठानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या कहता है, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 15। ठीक, एंड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। अब आप कहेंगे भाई 28% GST भी तो लगता है, तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, 28% GST 14 और 14 भी 14 स्टेट और 14 सेंटर पे लगता है। यह कह रहा है कि भाई GST जो है वो कभी भी स्टेट का 20 स्टेट लेवल पे 20% से ज्यादा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि 20 स्टेट और 20 सेंटर, किसी भी प्रोडक्ट पे CGST और SGST मैक्सिमम जो सरकार लगा सकती है वो है 40% की। ठीक है, इसके ऊपर नहीं लगाएगी। अगर लगाना पड़ेगा तो उनको GST एक्ट में चेंजेस करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की एक प्रॉपर बिल पेश होगा, उस तरह चेंजेस होगा। ठीक है, अभी तो खैर 28% है, बट 40%, कहने का मतलब है कि स्टेट लेवल पे 20 और सेंट्रल लेवल पे 20। यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है वो CGST एक्ट कह रहा है कि 20% से ज्यादा नहीं लगेगा। एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉज 2 थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से बोरिंग है। जब तक आपको बोरिंग ना लगे तब तक आप सुनिएगा। क्या कहता है कि सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर व्हीकल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेवीड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब हम लोग निर्मला सीतारमन जी को काफी ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम पे, निर्मला ताई करते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि भाई पेट्रोल पे GST लगा दो। ठीक है, पेट्रोल्स पे जो और टैक्सेस हैं, वैट वगैरह, सेंट्रल एक्साइज वगैरह, उनको हटा दिया जाए। तो ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है, आप बस एक नोटिफिकेशन निकाल के ये कर सकते हो।
ठीक है, क्लॉज 2 ये कहता है पेट्रोल एंड डीजल पे आप जीएसटी लगा सकते हो। ठीक, बस सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना है। क्लॉज 3 कहता है कि रिवर्स चार्ज बेसिस एक तरीके का टैक्स कलेक्ट करने का तरीका है, हम लोग आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज बेसिस पे कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स जमा करना है, वो कैसे पता चलेगा, तो सरकार उसका भी एक नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है, जब चाहे तब। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एक चीज समझते हैं, यहाँ पे क्लॉज 4 क्या कहता है। क्लॉज 4 कहता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स जमा करेंगे, इसका भी सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल देगा। जब चाहे तब निकाल सकता है, और बीच बीच में निकाला भी करता है। ठीक है, अब क्लॉज 5 यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो गया फ्लिपकार्ट। ठीक है, और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो गया अमेजॉन, ब्लिंकिट। ठीक है, और जेप्टो काफी तेजी से बढ़ रहा है ये। ठीक है, इस तरीके के ही हो गए, स्विगी। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, द गवर्नमेंट में पढ़ लेते हैं इसके लिए रूल क्या है या लॉ क्या है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of the services the tax on intra-state supplies of which shall be paid by electronic commerce operator if such services are supplied through it। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो किस तरीके से टैक्स देगा, किन सर्विसेज पर टैक्स देगा, उनका भी सरकार नोटिफिकेशन निकाल के बताएगी। ठीक है, shall apply to such e-commerce operator as if he is a supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services। ठीक है, provided that where an e-commerce operator does not have a physical presence in taxable territory, any person representing such e-commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax। अब देखो क्या कहता है। अब Amazon का अगर इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर आप एक आदमी को एक रिप्रेजेंटेटिंग पर्सन, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस टैक्सेबल कंट्री में, यहाँ पे इंडिया में रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? Provide further that where a daily commerce operator does not have a physical presence in taxable territory and also does not have a representative in the said territory। अब उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी नहीं है, तब क्या होगा? Such e-commerce operator shall appoint a person in taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? लेट से इफ इंडिया में 121 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से एक आदमी को उठा लेगा, कह देगा भाई तुम मेरे लिए टैक्स जमा कर देना। ठीक है, बस यही, ये सब प्रोवाइजो जो है वो ये कह रहा है। कहता पहली बात तो फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर की, नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेटिव आप अपनी कंपनी का यहाँ पे भेजिए और जो आपके बिहाफ पे टैक्स जमा करेगा, और वो भी नहीं कर पा रहे तो आप कोई भी आदमी चूज कर लो, वो कर देगा काम। तो दिस वाज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। हमारे एक्ट में क्या लिखा है, सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा है, उसके हिसाब से बता दिया। कल हम लोग एक पढ़ेंगे कंपोजिशन लेवी क्या होता है। कंपोजिशन लेवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी लंबा सेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूरा ऑलमोस्ट 2 पेजेस का सेक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।